हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में आज अपना 7वां वीडियो है ये। और इससे पहले हमने 6 वीडियो में तो शुरू के 12 यूनिट हैं उनको कंप्लीट किया है। उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको कंप्लीट किया है और 13वां और 14वां यूनिट इस वीडियो में हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। रिसेंट जो वीडियो बनाए हैं उसमें कुछ स्टूडेंट की शिकायत है कि थोड़ा सा जो फॉन्ट साइज है वो कम होने के कारण समझने में समस्या आ रही है। तो आज मैंने थोड़ा सा इसको जूम आउट किया है इस वीडियो में और इस पे कैसा क्या रहता है आपका रिस्पॉन्स, इसके आधार पे आगे और जो भी तो उचित बदलाव होगा वो करेंगे अपन। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है अपने सामने, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। तो पावर पॉइंट शो का मतलब जानते हैं हम, जो स्लाइड वगैरह बनाते हैं, कोई प्रेजेंटेशन होती है उससे रिलेटेड। हमने यूनिट के नाम के बारे में बात नहीं की थी, बात करते हैं। यूनिट 13 का नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बेसिक्स, यानी पावर पॉइंट के बारे में जो बातें हैं वो इस टॉपिक में है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है। पावर पॉइंट का मतलब जानते ही हैं आप, जैसे कोई जैसे कह लो ट्रेनिंग पर्पज से हो सकता है या क्लास के पर्पज से हो सकता है। हम पहले से ही कुछ ऐसा महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जो मैटर होता है उसको कुछ स्लाइड्स के अंदर तैयार कर लेते हैं। इस तरह की स्लाइड होती हैं और उसमें हम कंटिन्यू ये रहता है कि वो जो डिस्प्ले, जो बड़ा डिस्प्ले होता है उस पे शो होती रहती है और जो एक्सप्लेनर होता है वो जो हमें वहाँ जो स्लाइड में चीजें लिखी हुई है उसको एक्सप्लेन करता जाता है। एक के बाद एक वो कंटिन्यू चलती जाती हैं और वो जो टॉपिक है कोई भी जो कि शो किया जा रहा है वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। तो जेपीजी भी किया जा सकता है, जीआईएफ भी किया जा सकता है और डब्ल्यूएवी भी किया जा सकता है। तो पहले का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि आप कोई जेपीजी फॉर्मेट में आपके पास कोई फोटो है, उसको आप अगर उस स्लाइड में सेव करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं कहीं पर, तो सेव कर सकते हैं। गिफ वो भी कर सकते हैं, जीआईएफ को भी और डब्ल्यूएवी को भी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसका यूज किसके लिए है। टीचर के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह, तो बिल्कुल टीचर्स के लिए यूज होता है, बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। आजकल ऑनलाइन टीचिंग में जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसका उपयोग बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। धड़ल्ले से का मतलब पॉजिटिव में। और आप इस यूट्यूब पे मतलब अपना जो यूट्यूब चैनल है इस पे भी देखेंगे तो बहुत सारे मैंने पहले राजस्थान जीके केरिन के जो मैं टेस्ट लिया करता था कोचिंग में, उनके भी मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा वो वीडियो बना रखे हैं जिसपे हर एक स्लाइड के ऊपर एक क्वेश्चन होता है जिस पर हम डिस्कस करते हैं। तो वो भी आप अगर जीके की तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं। और पहला दूसरा हो गया स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, तो बिल्कुल ये भी इसमें आ जाएगा, सही बात है। ये स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत सी बार जब उनको प्रेजेंटेशन देना होता है तो ये काम करता है। यह है प्लानिंग की सूचना के संचार की तरह। तो जब बड़ी बड़ी जैसे आर्मी है, कहीं कोई उनका ऑपरेशन है और अब आर्मी के जो कमांडर है वो दूसरे सैनिकों को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो इन स्लाइड के माध्यम से समझाते हैं कि भाई पहला काम आप ये करेंगे, उसके बाद ये काम करना, उसके बाद ये काम। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो बहुत यूजफुल होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो भी अपना हो जाएगा नंबर 4 जो ऑप्शन है डी वाला, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है वहां पूछा गया है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। तो डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट है इसको मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे मोबाइल में भी पहले, अब आजकल तो एंड्रॉइड मोबाइल आ गए तो इसमें रहता नहीं है सिस्टम। बाकी शुरू शुरू में जब नए मल्टीमीडिया मोबाइल आए थे तो उनमें भी ये सिस्टम रहता था। जैसे हम गैलरी में गए, वहां पर हमारे पास खूब सारे फोटो भरे पड़े हैं, उनमें से वो फोटो देखने हैं तो प्रत्येक को क्लिक करते हुए आगे जाना होता है हमें। अब वहां जो ये यहाँ जो लिखा हुआ है अप्लाइड इफेक्ट, तो इसमें क्या होता है, स्लाइड शो अगर हम ऑन कर दे, जैसे उसमें पहला फोटो हमने ऑन किया, वो हमारे सामने स्क्रीन पर है और वहां पर ऑप्शन मिलेगा स्लाइड शो। अब जैसे ही हमने स्लाइड शो ओपन किया वो हर 5 सेकंड बाद नेक्स्ट जो फोटो होता है वो हमारे सामने डिस्प्ले के ऊपर आ जाएगा और उसको हम स्लाइड शो कहते हैं। और इसमें जो अप्लाइड इफेक्ट है, अप्लाइड इफेक्ट का मतलब ऐसे समझेंगे, जैसे नया जो फोटो आ रहा है उस समय एकदम स्टार की तरह आ रहा है, या अप डाउन या किसी भी एक साइड से आ रहा है, या अचानक से आ रहा है, या बीच में से ऐसे थोड़ा स्टार बन के आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्लाइड इफेक्ट।
जो कि कंप्यूटर में सिस्टम रहता है, उसके द्वारा हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। और एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड हमारे सामने आती है, वो कहलाती है ट्रांजिशन। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन। चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई? कि 5 को दबाएंगे? नहीं, स्लाइड, केवल उसको नहीं, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना। फिर आगे क्या कर रहा है, स्लाइड्स, हाँ ये तो होता है सेकंड वाला, ये ठीक बात है। स्लाइड शो मेन्यू से और रिहर्स टाइमिंग को चुना। रिहर्स टाइमिंग यहाँ नहीं आएगी, तो यहाँ पर ए और बी वाला ऑप्शन दोनों सही है। यानी कि आप है जो F5 जो की होती हैं अपने पास, लैपटॉप हो या चाहे कंप्यूटर हो, उसमें F12 तक की जो कीज होती हैं, जिनमें रिप्रेस की भी कहते हैं हम F5 को, उसी को अपन प्रेस करके और इसको स्टार्ट कर सकते हैं स्लाइड शो को। और स्लाइड शो मेन्यू से हम जो व्यू शो है उस ऑप्शन को अगर चुनते हैं, व्यू शो मतलब कि शो को देखना, तो उससे भी यह सही हो सकता है। यानी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, और इसके लिए सही उत्तर डी वाला हो जाएगा, क्योंकि उसमें ए और बी दोनों को मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, मोशन पाथ क्या है? तो मोशन का मतलब वैसे आप जानते हैं, मूव करना, है ना। मोशन यानी कि एक जगह से, जैसे यहाँ है वो चल के यहाँ जा रहा है, यहाँ से उसका ट्रांजेक्शन हो रहा है, या एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर रहा है, तो उसको मोशन कहते हैं। पाथ का मतलब होता है रास्ता। तो क्या है, तो इसमें पहला है एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट। ठीक लग रहा है, लेकिन एकदम सही नहीं है, वो केवल इफेक्ट की बात कर रहा है, इस कारण से। स्लाइड को बढ़ाने का तरीका तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव, ये जो शब्द हम यूज कर रहे थे वही शब्द यहाँ लिखा हुआ, मूव करने की एक टेक्निक, इसको हम कह सकते हैं मोशन पाथ। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है अपने सामने, एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाई जा सकती है? तो ब्लॉन्क प्रेजेंटेशन, बिल्कुल मौजूदा या पूर्व में उपलब्ध प्रेजेंटेशन, उसके साथ हम एड ऑन भी कर सकते हैं, उसमें से कुछ चीजों को रिमूव भी कर सकते हैं। डिजाइन टेम्पलेट सबसे जो ज्यादा यूज में आता है वो यही आता है, और जो ऊपर दोनों सही हैं वो, तो फिर यहाँ डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए स्लाइड लेआउट विकल्प, स्लाइड ऑप्शन एड्स, आउटलाइन व्यू, प्रेजेंट, ये रहा डी वाला ऑप्शन है वो सही है, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। कि इसमें आप पहले से फिक्स कर सकते हैं कि आपको किस तरह से उसको देखना है, तो उसी के जैसा प्रदर्शन आप मतलब जो सेम फर्स्ट प्रेजेंटेशन सामने आएगी आपके स्लाइड, वैसा का वैसा एंड तक चलता रहेगा। और आठवां क्वेश्चन है, एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या नहीं किया जा सकता है? थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर उल्टा पूछा गया, नहीं किया जा सकता है। स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू बटन पर क्लिक करना। आप जैसे ही न्यू पर करेंगे तो वहां पर आप नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक नया फॉर्मेट आपके सामने होगा, तो ये तो किया जाता है। दूसरा है फाइल न्यू पर क्लिक। जैसे ही न्यू पर क्लिक करेंगे, नई फाइल के लिए आप काम शुरू कर सकते हैं। सी वाला ऑप्शन कह रहा है फाइल ओपन। अरे फाइल बंदी नहीं है, पहले ओपन कैसे होगी? तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा, क्योंकि ओपन तो जब आप बनाएंगे तब करेंगे। यहाँ पर तो हमें बात कही जा रही है नई प्रेजेंटेशन बनाने की, मतलब वो बनी नहीं है अभी तक, तो ओपन नहीं की जा सकती, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस एन का मतलब भी वही न्यू के लिए ही है ये तो। और नेक्स्ट नाइन्थ जो क्वेश्चन है अपना, किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि को इंसर्ट कर सकते हैं? तो ये इंसर्ट लिखा हुआ ही है वैसे, ऑप्शन देखते हैं अपन। फाइल, एडिट, इंसर्ट, सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाके हम किसी भी तरह का कोई फोटो उसमें ऐड करना है, किसी तरह का टेक्स्ट बॉक्स अगर उसमें ऐड करना है, या कोई चार्ट या कोई और भी चीज जो लिखे हुए हैं इनके अलावा है, उसको भी हम ऐड कर सकते हैं इंसर्ट से। इंसर्ट का मतलब शामिल करना। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? अगर आप पावर पॉइंट में आपने कोई इमेज पहले से इंसर्ट कर रखा है और उसको वापस से आप जाकर वहां इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब एडिट कर रहे हैं, तो एडिट करने पर क्या होगा? तो देखते हैं ऑप्शन क्या कर रहे हैं, ऑप्शन के आधार पे इसको हम सही कर सकते हैं। पहला है, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती। ये हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि वो अगर है जो सोर्स फाइल है वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं, चाहे आप एडिट कर लेते हैं तो भी। इसका मतलब ये हो गया कि स्रोत फाइल है वो हमेशा उसी रूप में सेव रहती है। तो शायद तक पहला ही इसका उत्तर हो जाएगा, और बाकी चीजों को भी देख लेते हैं क्या है। स्रोत फाइल, चेंज, इंसर्ट,
की हुई थी चेंज होती है, नहीं ये गलत हो गया। आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं, स्रोत फाइल चेंज हो जाती है, इस तरह का नहीं होता है, क्योंकि वहां पर एक मूल प्रति सेव रहती है। उसको अगर आप कहीं और जगह मूव करते हैं तो फिर वो मूल प्रति हमेशा उसी रूप में सेव रहती है, और आप जो चेंज करते हैं वो उस नई प्रति में चेंज होता है। और उपरोक्त में से कोई नहीं तो कोई नहीं। वैसे यहाँ पर भी दे रखा है अपने पास आंसर, मतलब फर्स्ट ही वाला ऑप्शन है जो सही है। तो एक पास देखने में हमको 10 मिनट लग गए, क्या बात है, ज्यादा टाइम लिया है इस बार हमने। तो प्रयास करते हैं, थोड़ा हो सकता है यूनिट भी थोड़ी इंपॉर्टेंट रही हो। क्वेश्चन 10 ही थे और हर क्वेश्चन में लगभग 1 मिनट चला गया। 14वां यूनिट है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता। काफी मजेदार होने वाला है ये यूनिट, क्योंकि इसका इफेक्ट हमारे पूरे जीवन पर रहता है। साइबर सुरक्षा, क्योंकि आजकल हम जो डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, हमारे लगभग बहुत सारे काम हैं वो पूरे इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है, तो उसके बारे में हमारी जो जागरूकता है, अवेयरनेस है, वो बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सॉरी, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? हाँ, प्रश्न बहुत आसान सा है। साइबर जो थ्रेट्स होता है वो नहीं है पूछा गया है। वायरस तो होता है, सबसे ज्यादा नाम इसी का सुना होगा आप लोगों ने, ट्रोजन हॉर्स, ये भी वायरस का ही एक प्रकार है। थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स हमारे लिए खतरा नहीं है, हमारे लिए वरदान भी कह सकते हैं उसको एक तरीके से। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिनायल ऑफ सर्विसेज, ये जो होता है ये यहाँ पर भी रिस्क हो सकती है, क्योंकि यहाँ सर्विसेज के आगे लिखा हुआ है डिनायल। और सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। HTTPS में उल्लेखित एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब हमेशा सिक्योर होता है यहाँ पर, और HTTP का भी फुल फॉर्म बाई चांस पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बात आज शायद मैंने क्लास में भी बताई थी। इस तरह का कोई एक पैराग्राफ है और वहां पर खूब सारी लाइनें, खूब सारे शब्द लिखे हुए हैं, उनमें कुछ एक शब्द हैं जो अलग रंग के हैं, या उनके वहां अंडरलाइन वगैरह हैं, और उनके ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो किसी और अन्य पेज पर लैंड हो जाते हैं, उसको हम HTTP बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? यानी कि मेलिंग शिष्टाचार के अंतर्गत किसको शामिल करते हैं अपन? किसी व्यक्ति को आप मेल करना चाहते हैं तो उसका जो एटिक्यूटीज जिसको हम कहते हैं शिष्टाचार है वो क्या होना चाहिए? तो ऑल कैप्स का उपयोग, नहीं नहीं नहीं, गलत, अति तो कहीं नहीं चाहिए। दूसरा है उच्च प्राथमिक का उपयोग, हाई प्रायोरिटी चीजें होनी चाहिए लेकिन इतना ज्यादा नहीं। रिप्लाई ऑल गलत है ये। लास्ट ऑप्शन देखने पर लग रहा है संक्षिप्त होनी चाहिए बात और उचित होनी चाहिए, यानी जिन चीजों को उसमें शामिल किया जाए ठीक रहेगा वो शामिल होनी चाहिए, यानी डी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए कौन सी एक ISO मानक 27,000 आपने सुना होगा खूब ही बार, तो यहाँ तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ISO 27001। क्वेश्चन है, भारतीय IT अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं? तो स्वाभाविक सी बात है भाई, IT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो सूचना प्रौद्योगिकी IT है ना, आराम से हल कर सकते हैं ये भी। छठा क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमले करता है, तो उसको हम रेट्रो वायरस के नाम से जानते हैं। आप अगर ध्यान नहीं है तो इसको रट भी सकते हैं, याद रखना आपको कि एक ऐसा कंप्यूटर वायरस है जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम, जो भी आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम क्या कहते हैं उसको इंस्टॉल कर रखा है और उस पर हमला करता है, उसको हम रेट्रो वायरस कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन के अपने कंप्लीट हो गए हैं। 7वां क्वेश्चन है, क्यों कोई आपके कंप्यूटर में हैक बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है? मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे आपका कहीं सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट है या किसी और तरीके का कोई अकाउंट है या आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसमें वो बिना अनुमति के, आपकी बिना अनुमति के प्रवेश क्यों करेगा? तो एक हो सकता है उन्हें आप पसंद नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है ये तो, कि जो दुश्मन होगा आपका या हेटर होगा वही आएगा अपराध करने के लिए। बहुत सी बार जैसे आपका वॉलेट वगैरह है उसमें, या आपकी सीक्रेट कोई जानकारी है, बैंक डिटेल है, वो चुराना चाह रहा है, अपराध करना चाह रहा है। सी वाला ऑप्शन है, दुर्भावनापूर्ण या जो घटिया चीजें हैं उनको वितरित करने के लिए आपको सेंड कर सकता है, या मतलब कोई भी इस तरह की घटना, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
फिर 8वां क्वेश्चन है, यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूजर नेम और पासवर्ड की मांग की जाती है, तो पासवर्ड और यूजर नेम अगर कोई आपसे मांग रहा है तो वो आपको किसी भी हालत में देने नहीं होते हैं। तो इसमें सही आप खुद इसमें सोच के देख सकते हैं, हल कर सकते हैं इसको। उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में रिपोर्ट करना होता है, हमेशा रिपोर्ट करना होता है उसको। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए। संदेश को हटाना भी होता है, लेकिन पहले स्पैम रिपोर्ट करना होता है। संदेश को ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे तो फिर रोएंगे अगर ऐसा कर दिया तो। ये नहीं करना है। आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा कोई दोस्त है या वो मांग रहा है, तो वो अलग बात है। जिसको आप नहीं जानते हैं और उसकी तरफ से इस तरह का मेल आता है, आपके लिए ये प्रश्न है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए दोनों अपर केस और लोअर केस अक्षरों में। हाँ ठीक बात है, लेकिन इतना ज्यादा सही नहीं है। आगे का ऑप्शन भी देखते हैं। एक शब्द जो याद रखना आसान होता है, जैसे कि पालतू जानवर का नाम, ये कभी भी नहीं करना है। अगर आप पासवर्ड बना रहे हैं तो इस तरह का पासवर्ड नहीं बनाना है, क्योंकि ये चीज है जो जल्दी से फिर डिकोड भी की जा सकती है। नाम जिसमें कम से कम 8 वर्णों, अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पासवर्ड का। कि अगर इजी पासवर्ड है, बाई चांस कहीं आपका मोबाइल या लैपटॉप भी छूट गया, कहीं आप कहीं इधर उधर हो गए और जो आपके दुश्मन है वो उस तक पहुंच सकते हैं, अगर आपका पासवर्ड है जो इजी है तो। ये पूरा नाम बहुत सारे रखते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? सुरक्षा प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये सब थोड़ा सा अलग है। देखो, हैकर्स तो इसका कारण होता है, तो वो उदाहरण कैसे होगा? यानी फर्स्ट ही ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बाकी वायरस उदाहरण है, बिल्कुल स्पैम भी है। और आपकी जो पहचान, मतलब वो जो आइडेंटिटी जिसको हम कह सकते हैं, पहचान, जिससे प्राइवेसी का रिस्क हमेशा रहता है, क्योंकि पता चल गया अगर किसी को तो वो नुकसान कर सकता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 17 मिनट का ये वीडियो लंबा खिंच गया है, लेकिन कंप्लीट है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जो नेक्स्ट यूनिट है 15 और 16 उस पर बात करेंगे। और उम्मीद करता हूँ 13-14 नंबर की जो ये 2 यूनिट हैं, इसके 30 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।